नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश बनवाल की है और कॉस्मोस पब्लिकेशन की है। और इस किताब से जो है हम लोग इसका जो चैप्टर सब्जेक्ट दिया गया ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, भूगोल को। और भूगोल में पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वह है आपका भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी को पढ़ेंगे। ठीक है, भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है भूकंप के प्रमुख कारण। ठीक है, तो भूकंप के प्रमुख कारण क्या है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले जो है कल जो पढ़े थे उसकी पर रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपका जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में, और इसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। क्ल्यूचेवस्काया ज्वालामुखी रूस में है और इसकी ऊंचाई 4,688 मीटर है। वेनगेले पर्वत ज्वालामुखी अलास्का अमेरिका में, और इसकी ऊंचाई 4,317 मीटर है। कैमरून ज्वालामुखी कैमरून में है और इसकी ऊंचाई 4,070 मीटर है। इरेबेस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है और इसकी ऊंचाई 3,795 मीटर है। इरागोंगो ज्वालामुखी आपका कॉन्गो में है और इसकी ऊंचाई 3,470 मीटर है। इलियामना ज्वालामुखी, इसकी ऊंचाई जो है ये आपका जो है अर्ले तुआन श्रेणी में अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई जो है 3,053 मीटर है। एटना ज्वालामुखी सिसिली इटली में है और इसकी ऊंचाई 3,340 मीटर है। माउंट बेकर ज्वालामुखी कॉस्कोट श्रेणी में अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई 3,285 मीटर है। चिल्लन ज्वालामुखी चिल्ली में है, ये 3,200 मीटर है। माउंट न्यामुरा हीरा ये कांगो में है और इसकी ऊंचाई 3,090 मीटर है। विल्ला रिका चिली में है और इसकी ऊंचाई 2,842 मीटर है। माउंट रूहापेहू न्यूजीलैंड में है और ये 2,797 मीटर है। पोरक मैक्सिको में है 2,800 मीटर, ठीक है ऊंचाई। असामा ज्वालामुखी जापान में 2,540 मीटर। सेंट हेलेंस पर्वत ज्वालामुखी अमेरिका में 2,530 मीटर। नगाउ हो या नगाउ हो ज्वालामुखी आपका न्यूजीलैंड में है और इसका 2,291 मीटर। अम्बाला ज्वालामुखी आइसलैंड में और 1,491 मीटर। विसुवियस ज्वालामुखी इटली नेपल्स की खाड़ी 1,277 मीटर। किलायू ज्वालामुखी हवाई अमेरिका में 1,225 मीटर। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर 925 मीटर। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका कोटोपैक्सी है। और ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में किया है। तो ज्वालामुखी मेखलाएं यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहला आपका परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरा आपका मध्य महाद्वीपीय प्लेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, चौथा आपका अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। तो पहले को बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सेकंड को मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, थर्ड को मिड अटलांटिक रिज और फोर्थ को इंट्रा प्लेट वोल्केनिज्म। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिल्ट शंकु के नाम से जाना जाता है। अलास्का अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंरों की घाटी द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। तो अलास्का अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंरों की घाटी वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक, तो भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी को पढ़ेंगे। तो भूकंप के प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ जो आपका अर्थक्वेक है। ठीक है, तो भूकंप के प्रमुख कारण है आपका सबसे पहले आपका ज्वालामुखी क्रिया है, सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया। दूसरा आपका भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया। थर्ड आपका समशिष्टिक समायोजन या भू संतुलन। तो चौथा आपका प्रत्यास्थ पुनर्चलन क्रिया और पांचवा है प्लेट विवर्तनिकी क्रिया। तो पहला आपका ज्वालामुखी क्रिया वोल्केनिक एक्टिविटी, दूसरा है भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया फॉल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा है समस्थितिकी समायोजन या भू संतुलन आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, चौथा है प्रत्यास्थ पुनर्संचलन क्रिया इलास्टिक रिबाउंड एक्शन, और पांचवा आपका प्लेट विवर्तनिकी क्रिया प्लेट टेक्टोनिक एक्शन। तो वोल्केनिक एक्टिविटी फॉल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट
इलास्टिक रिबाउंड एक्शन और प्लेट टेक्टोनिक एक्शन। ये आपका 5 प्रमुख कारण है भूकंप आने का, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया है, भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया, समस्थितिक समायोजन या भूसंतुलन, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन क्रिया और प्लेट विवर्तन की क्रिया, ठीक है। ये आपका 5 है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संरचना। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संरचना क्या है, इसको पढ़ते हैं। तो ये आपका भूकंप अधिकेंद्र है, ठीक है, अधिकेंद्र। और ये धरातलीय एल तरंग है जो बाहर की ओर दिखा रहा है, ठीक है। ये धरातलीय एल तरंग है और ये बाहर की ओर जो दिखा रहा है ये पीएनएस तरंग है, ठीक है। ये बाहर पीएनएस तरंग। और ये आपका गोल में जो है तो इस गोल के अंदर ठोस आंतरिक कोर, ये आपका ठोस आंतरिक कोर है, इसको बोलते हैं ठोस आंतरिक कोर। और इसको बोलते हैं द्रव्य बाहरी कोर, ठीक है। तो अंदर वाले को बोलते हैं ठोस आंतरिक कोर, बाहर वाले को द्रव्य बाहरी कोर, ठीक है। और ये आपका पी तरंग छाया क्षेत्र, ये भी आपका पी तरंग छाया क्षेत्र। ये आपका मिंटल है, मिंटल जो कि बाहर की ओर शो कर रहा है। क्रस्ट, ये आपका क्रस्ट है, ये यहाँ पर क्रस्ट। और ये आपका जो यहाँ पर दिखा रहा है 180 डिग्री, ठीक है। ये प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव यहाँ पर है, और ये प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव यहाँ दिखा रहा है यहाँ पर आपको पूरा। और ये आपका जो है यहाँ पर ये है आपका पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के 11.8 मिनट बाद पहुंचती है। तो पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के 11.8 मिनट बाद पहुंचती है। और ये आपका जो है यहाँ पर जब बाहरी कोर तो 5 तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती है। तो सॉरी, एस तरंगे कोर प्रवेश नहीं करती है। और ये जो आपका है यहाँ से ठोस आंतरिक कोर में तो पी तरंगे कोर धीमी गति से गुजरती है यहाँ पर। तो ठोस आंतरिक कोर में जो है पी तरंगे कोर धीमी गति से गुजरती है। और द्रव्य बाहरी कोर में एस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती है। तो द्रव्य बाहरी कोर में जो है एस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती है। और ठोस आंतरिक कोर में क्या है, पी तरंगे कोर धीमी गति से गुजरती है। और ये आपका जो यहाँ पर दिखाया गया है तो क्रोड से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात का अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुंचती है। तो क्रोड से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुंचती है। और ये आपका जो है अंदर के दिखा रहा है प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर और ये आपका इधर लाइन है पी तरंगे का और ये आपका एस तरंग का है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। भूकंपीय तरंगे जो है आपका 3 प्रकार का है, एक आपका पी तरंगे है, एक आपका एस तरंगे है और एक आपका एल तरंगे है। तो भूकंपीय तरंगे आपका 3 प्रकार का है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे, तो प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं। तो प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं, तो पी तरंगों को कहते हैं। एस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो एस तरंगे आपका अनुप्रस्थ एवं गौण तरंगे ट्रांसवर्स और सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानती हैं, ठीक है। तो प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे प्राइमरी एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को किसे कहते हैं, तो पी तरंगों को कहते हैं। एस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो अनुप्रस्थ एवं गौण तरंगे ट्रांसवर्स और सेकेंडरी वेव्स को कहते हैं। एल तरंगे धरातलीय तरंगे सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक, जबकि पी तरंगे की गति सर्वाधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है। तो एल तरंगों की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक तथा आपका जो है प्राइमरी तरंगों की गति सर्वाधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रदान की,
तो भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली अक्टूबर 2007 में शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता क्या है? तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। तो भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। पहला आपका है रॉसी फोरेल स्केल। पहला आपका रॉसी फोरेल स्केल। इस पैमाने पर 1 से 11 मापक रखे गए हैं। दूसरा आपका है मर्केली स्केल। यह अनुभव आधारित पैमाना है और इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं। उसके बाद आपका थर्ड है रिएक्टर स्केल। यह लघु गणिकीय मापक है, लोगारिथमिक स्केल है, जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। तो आपका यहाँ पर भूकंप मापन के 3 स्केल है। एक रॉसी फोरेल स्केल है, मर्कैली स्केल है और एक आपका रिचर स्केल है। ठीक है, तो रॉसी फोरेल स्केल जो है आपका इस पैमाने पर 1 से 11 मापक रखे गए हैं। मर्कैली स्केल का यह अनुभव आधारित पैमाना है और इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं। रिएक्टर स्केल का जो है यह लघु गणिकीय मापक लोगारिथम स्केल है, जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है? तो सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है? तो आप भूकंप केंद्र पर। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी, तो किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को कहा जाता है। तो किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को कहा जाता है। ठीक है, भूकंप के प्रकार प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार तो भूकंप के प्रकार कितना है? तो आपका है छिछले केंद्र वाले भूकंप, जिसकी गहराई 0 से 35 किलोमीटर होती है। मध्यम केंद्र वाले भूकंप, इसकी गहराई जो है 35 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, 35 से 75, ठीक है, या फिर 100 किलोमीटर। और गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर और पतालीय केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर होता है। तो आपके भूकंप के प्रकार जो है भूकंप के 4 प्रकार होते हैं। एक आपका छिछले केंद्र वाले भूकंप, मध्यम केंद्र वाले भूकंप, गहन केंद्र वाले भूकंप और पातालीय केंद्र वाले भूकंप। तो छिछले केंद्र वाले भूकंप का गहराई 0 से 35 किलोमीटर, मध्यम केंद्र वाले भूकंप का जो गहराई आपका 35 से 75 या 35 से 100 किलोमीटर, गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर और पतालीय केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर। भूकंप अधिकेंद्र एपीसेंटर से 105 डिग्री से 150 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो एपीसेंटर से 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूकंपीय छाया क्षेत्र सेस्मिक शैडो एरिया कहते हैं। ठीक है, तो एपीसेंटर से 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूकंपीय छाया क्षेत्र सेस्मिक शैडो एरिया कहते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? आपका प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी सर्कम पैसिफिक बेल्ट है। तो विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन है? तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। तो इसको बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। और किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को कहा जाता है। तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील अर्थक्वेक रिसेप्टिव है? तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील अर्थक्वेक रिसेप्टिव है? तो आपका उत्तर पश्चिमी प्रदेश है।
पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम से भी चल सकती है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो सक जाती है। तो पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम से भी चल सकती है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो जाती है। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।